नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, आज का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा डिफरेंट सा दिख रहा होगा आपको। आज का जो सेटअप है वो पीछे आप मेरे वाइट बोर्ड देख रहे होंगे और मुझे खड़ा देख रहे हैं। मैं हमेशा की तरह बैठ कर बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज ऐसा क्या है, मैं ऐसी कौन सी चीज़ आज मैं करने वाला हूँ कि आज इस तरह का सेटअप देखने को आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ और ये चीज़ आपको समझाऊँ कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले एक सवाल जो आपके मन में हमेशा रहता है और कई बार मुझसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं और आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि भाई चलो अभी 10th कर लिया, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, क्या चीज़ करूँ, क्या चीज़ न करूँ। आपने 12 पास कर लिया, फिर वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि भाई अब ये 12 कर लिया, अब क्या करूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर से वही क्वेश्चन सवाल आता है। यानी कि जब भी आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं वहाँ पर फिर से एक वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि यार इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद कौन सी चीज़ करूँ जिससे मुझे मेरा करियर सेटअप करने में फ़ायदा हो। तो देखो यार, आज की इस वीडियो में सबसे पहले पिटारा अपना खोलूँ और आपको बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स का भी मेरे साथ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उससे पहले आपको बता दूँ यार, देखो ऐसे है कि कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कुछ चलो गवर्नमेंट की जो फेलियर है उसकी वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का एक और रीज़न है जो हमारे यहाँ जो लैक ऑफ स्किल होती है उसकी वजह से भी है। और लैक ऑफ स्किल होने का रीज़न ये है कि हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं कि यार ये भी चीज़ हो सकती है, ये कोर्स भी हो सकता है, इसे करने से इस तरह की चीज़ हम यहाँ पर इस फील्ड में जॉब पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक। तो फिर हम कहें तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। कई चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी प्लानिंग। आपको क्या करना चाहते हो, आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझो और उसके बाद उसके हिसाब से आप प्लान करो और उसके हिसाब से आप रोड मैप तैयार करो। हालांकि आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, आपको इस वाइट बोर्ड की मदद से ही मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से रोड मैप अपना तैयार कर सकते हो, कौन से सेक्शन में जाके, कौन से स्ट्रीम में जाके आप कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हो, किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर सकते हो, क्या आपका क्या प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए आज का जो वो है कि सबसे पहले आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले प्लान किया कि मुझे क्या करना है। और वो आपकी प्लानिंग होगी कब, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो होती है हमारे साथ, जो हमारा जो भी स्टूडेंट है वो सबसे बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है, जब भी मैंने कभी किसी से पूछा है, किसी बच्चों से, बेटा अभी आप ये कर रहे हो, ठीक है, अब आपके आगे क्या प्लान है, आप आगे क्या करना चाहते हो, तो एक ही चीज़ बोलता है कि सर अभी ये चीज़ कर लूँ, जो हो रहा है उसे पहले क्लियर कर लूँ फिर सोचूंगा। हम लोग के साथ भी ऐसा होता था कि हम लोग भी यही चीज़ सोचते थे कि यार चलो ठीक है, अभी इंटर में है, इंटर पास कर लेते हैं, इसके बाद फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो देखिए, अगर आप ये चीज़ सोच के चलेंगे तो आप कभी भी सुटेबल प्लान नहीं कर पाएंगे और कभी भी आप अपना करियर ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए 9th 10th में ही। यानी कि जब आप क्लास 9th और 10th में रहोगे
तभी आप प्लानिंग कर लोगे कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। और वो फील्ड ऐसा नहीं है, देखिए हमारे कुछ जो हमारा जो यूपी और बिहार का जो रीज़न है उस पर ज़्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं यार चलो या तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, या तो फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर लेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, एसएससी की तैयारी कर लेंगे। तो सिर्फ यही चीज़ें प्लानिंग में चलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसको हम एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 10th में ही डिसाइड कर लिया। अब आपका जो 10th तक का जो होता है वो सब्जेक्ट, तो वो तो बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई आपको ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसमें आपकी लैंग्वेजेस शामिल होती हैं, जिसमें आपका सोशल स्टडीज़ शामिल होगा, जिसमें आपका साइंस स्ट्रीम शामिल होगा, मैथ शामिल होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही होती हैं। 10th के बाद जब हम 11th में आते हैं तब हमें सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपका 9-10th में हमने प्लानिंग कर लिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, इसके बाद जब आप 11th-12th में जाते हो, यानी जब आप क्लास 11th में होते हो, तो आपके पास चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज हो जाते बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि 4 दोस्त हैं, चारों में से एक ने ले लिया आर्ट और दूसरे ने ले लिया कॉमर्स। ठीक है, बाकी तीसरे ने ले लिया PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, ये ले लिया। अब जो चौथा दोस्त था उसने PCB को चूज़ किया। PCB यानी कि आपका सेम रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, ये आपके 4 सेक्शंस बढ़ जाते हैं, मेनली 4 स्ट्रीम्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं। कोई आर्ट स्ट्रीम लेता है, कोई कॉमर्स से आता है, कोई PCM से जाता है, तो कोई PCB से जाता है। अगर मैं अपना बात करूं तो मैं PCM से था मेनली 11th में, फिर मैंने बाद में ग्रेजुएशन अपना कॉमर्स से किया है। तो अभी क्या है कि इसके बाद अब आपने चलो चूज़ कर लिया कि भाई 11th में आप इस स्ट्रीम से आ जाओगे, फिर आप आगे क्या करोगे, फिर आप आगे क्या करना चाहिए, कैसे, इसके बाद आपको ग्रेजुएशन किससे करना है। तो सबसे पहले यार देखो, आपको क्या डिसाइड करना है वो आपके ऊपर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप हर स्ट्रीम में इस अलग 4 स्ट्रीम्स जो अलग अलग हैं, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम आते हैं चारों स्ट्रीम पे अलग अलग आएंगे। ओके, तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक एक स्ट्रीम पर हमारी बात होगी, किसी एक पर मैं बात नहीं करने वाला, ताकि हर किसी को जो जिस स्ट्रीम में भी जो होगा उस अपने स्ट्रीम के हिसाब से वो चीज़ों को ले सकता है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 12th के बाद आपके लिए क्या ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो 12th के बाद देखो, अभी जो आप जो चीज़ें कर सकते हो, एक बड़ा सा है कि आप 12th के बाद CUT का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप चाहे जिस स्ट्रीम में हो। तो CUT क्या होता है? CUT होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यानी कि आप CUT का एग्ज़ाम दे सकते हो। कॉमन इंट्रेंस यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का मतलब कि आप एक बार किसी यूनिवर्सिटी का आपने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आप एक बार आपने एग्ज़ाम दिया कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का, इसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, यानी कि जितनी भी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया की, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकते हो। पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्ज़ाम कराती थी। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वो अपना अलग कराती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वो अपना अलग कराती है, JNU है तो JNU अपना अलग कराती है। अब JNU सुन के भड़कना नहीं, ठीक है, JNU अच्छी जगह है, अच्छा कैंपस है। पॉलिटिकल टॉपिक को हम साइड में रखते हैं। ओके, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अलग अलग इंट्रेंस होता था, लेकिन इसके बाद कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने क्या किया कि भाई आपके लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे दिया। आपकी जो भी रैंकिंग है, जो भी आपका कट ऑफ रहेगा, जो इस तरह से आपने मार्क्स गेन किए हैं, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका CUT। अब जो नेक्स्ट थिंग है, अच्छा तो ये हो गया सबके लिए, ये तो कॉमन है, यानी कि जो चारों दोस्त हैं, कौन कौन से, आर्ट, कॉमर्स, PCM एंड PCB। ठीक है, ये चारों दोस्त कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब अभी आगे बात करेंगे कि कौन कौन सा
बैचलर प्रोग्राम, कौन कौन सा बैचलर कोर्स वो आगे अपना ले सकते हैं, इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसके बाद मान लो कि कोई एक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पीसीएम की बात कर लेते हैं कि जो पीसीएम वाला लड़का होगा, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। अभी देखो, जो पीसीएम वाला जो लड़का होगा, ठीक है, जिसने पीसीएम दिया है, अब देखो जो पीसीएम लेता है उसके लिए बहुत ही स्ट्रेट आइडिया होता है, उसका एक स्ट्रेट प्लान होता है कि भाई हमको तो इंजीनियरिंग करनी है, अगर हमने मैथ्स ले लिया तो हम इंजीनियर बनेंगे। ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है, हर किसी की होती है। तो अब पीसीएम वाले बंदा सबसे पहले क्या करेगा भाई, सबसे पहले वो जाके मान लो जेई, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा। जेई जो होता है वो दो फॉर्म में होता है आपका, एक तो होता है जेई मेंस और दूसरा होता है जेई एडवांस। ये दो अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें एक पीसीएम वाला बंदा एग्ज़ाम देता है। जेई मेंस जिसने क्वालिफाई किया वो जेई एडवांस के लिए बैठ सकता है, और जेई एडवांस जिसने क्वालिफाई किया उसे टॉप कॉलेज मिलते हैं आईआईटी के, ट्रिपल ई के, एनआईटी के, ये कॉलेजेस में आराम से एडमिशन हो सकते हैं। जेई जिसने सिर्फ जेई मेंस किया है वो आराम से किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जेई मेंस और जेई एडवांस का। पहले क्या था, इसके बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहले होता क्या था, जैसे कि अभी मैंने सीयूटी के बारे में बताया कि हर कॉलेज अपना अलग अलग एग्ज़ाम करा था। जेई बनने से पहले, यानी कि ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम बनने से, ये वनडे एग्ज़ाम बनने से पहले क्या था कि पहले आईआईटी अपना अलग एग्ज़ाम कराता था, ट्रिपल आईटी अपना अलग कराता था, इसके बाद आपका एआई ट्रिपल ई अलग कराता था, यानी हर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपना अलग अलग इंजीनियरिंग एग्ज़ाम कराते थे। ठीक है, तो वो इसके साथ जा सकता है, जेई एग्ज़ाम के साथ। इसके बाद अब मान लो कि भाई उसने पीसीएम चूज़ किया और वो इसके थ्रू नहीं जाना चाहता है, ठीक है, वो या इस फील्ड में नहीं जा सकता है, तो आगे क्या कर सकता है, या फिर इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है अगर एक कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता है, या फिर इसके अलावा वो कुछ और चूज़ करना चाहता है, या फिर किसी वजह से वो इससे स्विच करके किसी और में जाना चाहता है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि पीसीएम स्ट्रीम से आप किसकी ओर जा सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फिर से इसको इरेज करने की बारी आ गई, इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, अब देखो पीसीएम के बारे में बात कर लेते हैं पहले, कि जो भी पीसीएम स्ट्रीम से था वो देखो, एक तो वो कर सकता है बीएससी यानी कि बैचलर इन साइंस, दूसरा वो जा सकता है इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, बीटेक, मान लो आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रहेगा तो आप किसी और कॉलेज में भी कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बीटेक करने के लिए। और इंजीनियरिंग जो होती है वो आपकी बीटेक प्रोग्राम ही होता है, यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर आता है आपका, इसके अलावा आप कर सकते हो बी आर्क। बी आर्क थोड़ा सा नया आपको लग रहा होगा, आपने पहली बार शायद सुना होगा। बी आर्क का मतलब होता है बैचलर इन आर्किटेक्चर्स। आपने जितने भी आर्किटेक्ट देखे होंगे, जितने भी आर्किटेक्चर्स बनते हैं वो आर्किटेक्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर देखे होंगे या फिर कभी सुना होगा उनके बारे में, तो वो इसी कोर्स से आते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर से। ठीक है, तो अभी बीएससी के बाद आप एमएससी की ओर जा सकते हो, मास्टर इन साइंस। इसके बाद आप पीएचडी की ओर स्विच कर सकते हो। देखो पीएचडी आपने किया, अब आप बीएससी के बाद आप आगे और जाना चाहते हो तो आप एमएससी की तरफ स्विच कर सकते हो, मास्टर इन साइंस। फिर इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, यानी कि किसी एक उस पर डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर सकते हो। अब उसके लिए क्या करना होता है, देखो बीएससी आपने कर लिया, अब बीएससी आपका कई स्ट्रीम से हो सकता है। कौन कौन सी स्ट्रीम से हो सकता है, चलो फिर बीएससी के बारे में तो फिर एक मैथ्स वाला जो बंदा होगा वो बीएससी कर सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। ठीक है, तो यानी कि इन तीन अलग अलग सब्जेक्ट से वो बीएससी अपना कंप्लीट कर सकता है।
बीएससी के बाद वो इन्हीं सब्जेक्ट से एमएससी में जा सकता है और फिर वो उसी चीज़ के लिए अगर चाहे तो पीएचडी की ओर स्विच कर सकता है। ठीक है, देखो पीएचडी करने का फ़ायदा क्या हो जाता है, अगर आपने पीएचडी की हुई है, ठीक है, तो पीएचडी से आपको या तो आप प्रोफेसर बन सकते हो, यानी कि कॉलेज में जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वो ज़्यादातर पीएचडी होल्डर होते हैं, ज़्यादातर क्या सभी पीएचडी होल्डर होते हैं। ठीक है, इसके बाद या फिर अगर आप ने कुछ और चाहा है तो फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको पीएचडी करनी ज़रूरी होती है। दो ही स्ट्रीम्स होते हैं पीएचडी करने के बाद, या तो आप प्रोफेसर बन जाओ या तो आप साइंटिस्ट बन जाओ। तो ये तो हो गई चलो बीएससी की बात। बीएससी करने के बाद जहाँ तक है आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप चाहते हो, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, एसएससी क्लियर करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपका बीएससी काफ़ी है। यानी अगर आपने बीएससी सिर्फ कर लिया तो आप चाहो तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आराम से तैयार प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके लिए आप जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो किसी कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो बीएससी करने के बाद, और या एमएससी कर ली तो और बेटर जॉब आप पा सकते हो इन्हीं स्ट्रीम्स में, इन्हीं जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई बीएससी की बात। अब बीएससी के बाद एक जो दूसरी चीज़ होती है, जो पीसीएम का जो बंदा होता है वो जाता है बीटेक की ओर। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग की। ओके, तो अब किसी को अगर इंजीनियरिंग करनी है तो देखो यार, इंजीनियरिंग करने के लिए हमें पता है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको बीटेक करना पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, बीटेक के बाद हालांकि आप एमटेक भी कर सकते हो। ठीक, तो बीटेक आप किस किस से कर सकते हो, तो देखो बीटेक आप कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो हमारे यहाँ जो पुल वगैरह बनते हैं वो सिविल इंजीनियर बनाने का काम करते हैं। ओके, सिविल इंजीनियर कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए स्विच कर सकते हो। और आईटी के लिए मैं आपसे थोड़ा सा देर में बात कर लेता हूँ। ओके, तो आईटी के बाद आप जा सकते हो सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, आईटी। इसके बाद आप चाहो तो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हो। जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ होती हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। ठीक है, ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए, ऑटो पार्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, जितनी भी नई मोटर व्हीकल्स आती हैं उन सबको डिज़ाइन करने के लिए ऑटो में ये काम होता है मैकेनिकल इंजीनियर का। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर का। और फिर आता है एयरक्राफ्ट। आपने शायद सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी बन सकते हो। यानी कि जो भी इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, एयरक्राफ्ट को बनाते हैं, वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का काम होता है। और साथ ही साथ आप एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग से आप पायलट के लिए भी स्विच कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप चाहो तो आप किसी भी उसमें आप पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आप बी आर्किटेक्चर करके आप एक अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हो, एक अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करेंगे, जो इंटीरियर्स को डिज़ाइन करेंगे। बड़ी बड़ी जितनी भी कंस्ट्रक्शंस कंपनियां होती हैं वो बी आर्किटेक्चर्स को ही लगती हैं, जिन्होंने बी आर्किटेक्चर कर रखा होता है, ताकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करें, जो उनका प्रोजेक्ट हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, वो उसे डिज़ाइन करने का काम करें, किस तरह से उन्हें बनाना है, कैसा कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें एक आर्किटेक्ट ही करता है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया पीसीएम में। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आप आगे कर सकते हो, इसके बारे में वीडियो में भी आगे आ रहा हूँ, उनके बारे में मैं बात करूँगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, इतने के चक्कर में रहना कि बस इतना ही कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक सीधा सा रोड मैप है, एक डायरेक्ट रोड मैप है जिसके बारे में आप जानते हो, या फिर जो मेनली लोग करते हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर स्विच करते हैं। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं पीसीबी वाले पे। ठीक है, तो एक जो पीसीबी का बंदा होगा वो क्या करेगा भाई, ये दोस्त तो था, उसने तो पीसीएम चूज़ कर लिया, उन्हीं में से किसी एक फील्ड को उसने चूज़ कर लिया। ठीक है, या तो चलो अच्छा किसी कंपनी में वो इंजीनियर हो गया, चलो मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन
जिसने भी पीसीबी स्विच किया है, चलो, तो अब जिसने भी पीसीबी सेलेक्ट किया है, जो दोस्त आपका पीसीबी कर रहा था, वो किस किस लाइन में जा सकता है, किस किस फील्ड को वो चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अभी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक तो हो गया, उसके लिए बीएससी हो गया सेम, ठीक है। दूसरा वो जा सकता है मेडिकल फील्ड में, यानी कि वो डॉक्टर बन सकता है ना। और दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, हालांकि आप जानते होंगे कि भाई जिसने बायो लिया है वो डॉक्टर का ही, उसका प्लान सीधा दिया है कि भाई हमने 11th-12th में बायो लिया है तो हम डॉक्टर ही बनेंगे। ऐसी चीज़ लेके, ऐसी ही प्लानिंग लेके लोग 11th-12th में अक्सर बायोलॉजी लेते हैं, ठीक है। और दूसरी किस चीज़ में आप जा सकते हो, इसके अलावा आप जा सकते हो, आप बी फार्मा कर सकते हो, ठीक है। बी फार्मा क्या आता है, इस पर भी हम अभी आएंगे। बीएससी के बाद सेम इसमें भी वही प्रोसीजर है। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी के बाद आप चाहो तो पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप मेडिकल में किस में आते हैं, देखो मेडिकल करने के लिए अब मैं इसके बारे में बताऊँ कि आपको जब भी अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको मेडिकल बेस्ड फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। देखो 12th के बाद उसके लिए होता है नीट की प्रिपरेशन होती है, नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है मेडिकल के लिए, ठीक है। पहले ये चीज़ क्या होती थी कि दो एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, एक को हम बोलते थे पीएमटी और दूसरे को बोलते थे सीपीएमटी। जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग वाले में था, ठीक है, कि भाई AIIII अपना अलग कराता था, IIT अपना अलग कराता था, IIIT अपना अलग कराता था। लेकिन अब कंबाइन हो गया है, तो ठीक उसी तरह नीट भी हो गया है कंबाइन, यानी कि जितने भी थे पहले पीएमटी सीपीएमटी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, वो अब मिलकर हो गए थे नीट, यानी कि एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद आप अपनी रैंक के हिसाब से आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं। अब कौन कौन से कोर्स होते हैं, देखिए अब यहाँ चीज़ एक समझने वाली बात आपके लिए है। अगर आप बायो से हैं, बायो स्ट्रीम से हैं, तो एक चीज़ ज़रा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो अब जिसको भी मेडिकल में जाना है, मेडिकल में भी कई फील्ड्स हो जाती हैं आपकी। एक तो आपका हो जाता है MBBS, ठीक है, जो पहली रैंक पे होता है। जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया और जिसकी भी टॉप की रैंक है, तो सबसे पहले जाएगा MBBS में। MBBS के बाद यहाँ दूसरा आता है हमारा BDS, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, BDS, यानी कि डेंटल सर्जन्स। तीसरा आता है आपका BMS और चौथा आता है BHMS। तो ये रैंकिंग के हिसाब से आपको मिलता है, यानी कि कुछ टॉप के जो होंगे वो MBBS होगा, फिर उससे नीचे जो होंगे वो BDS पे जाएंगे, थर्ड नंबर पे BMS आएगा और फोर्थ नंबर पे आपका BHMS आएगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप फार्मा की तरफ जा सकते हो। जितनी भी दवा बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, वो इसी क्वालिफ़िकेशंस के बंदों को हायर करती हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये। इसके बाद अगर आप चाहो तो MBBS या फिर आपने जो भी इसमें स्ट्रीम किया है, अगर आप और आगे बढ़ना चाहो तो आप कर सकते हो, जिसे बोलते हैं MD, और दूसरा है MS, यानी आप चाहो तो MD कर सकते हो। उसके अलावा मास्टर्स डिग्री होती है। उसके बाद आप अगर सर्जन और अच्छे सर्जन बनना चाहते हो तो आप MS तक जा सकते हो। MBBS अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को आपको 5 साल तक सर्व करना पड़ता है। बिना आप 5 साल सर्व किए आप अपना खुद का कोई प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना। यहाँ मैं बार बार थोड़ा सा नीचे दिखूंगा क्योंकि मेडिकल फील्ड के बारे में मुझे उतनी यहाँ नॉलेज है नहीं, तो मैंने जो रिसर्च की है मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ बताता चलूँगा, ठीक है। तो फ्रैंकली जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, मैं थोड़ा सा मैं इस चीज़ के मामले में थोड़ा सा नीचे देखूँगा। मुझे जो मेरा मैथ्स का फील्ड था, मुझे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने उसके बारे में बता दिया। अब बाकी जो मेडिकल फील्ड है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम है, तो मैं थोड़ा सा नीचे देखूँगा, ओके।
तो चलो ये आपका हो गया, एमडी आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एमएस की हो जा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस मान लो आप कर रहे हो, तो एमबीबीएस करने के बाद आपको 5 साल किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको देना पड़ेगा। इसके बाद ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप प्राइवेट कॉलेज किसी करते हो तो उसके बाद आप चाहो तो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा भी सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हो, खुद की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है, इसके अलावा अगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनाना है, यानी कि आप चाहते हो कि आप और भी अच्छे किसी एक चीज़ में बिल्कुल एकदम स्पेशलिस्ट हो जाओ उसी चीज़ के, तो आप उसके लिए आपको करना पड़ेगा डीएम, ठीक है। यानी इसके बाद आपको डीएम करना होता है अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो, ओके। अब नेक्स्ट, तो बी फार्मा के बाद आप चाहो तो एम फार्मा में जा सकते हो, या फिर इसकी जगह आप चाहो तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप आराम से प्लेसमेंट पा सकते हो। यानी अगर आपने बी फार्मा कर लिया तो भी आप चाहो तो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। फार्मा कंपनीज़ क्या होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी दवा बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं उन्हें हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कहते हैं। जैसे आपका मैनफोर्स हो गया, जैसे आपका मैनकाइंड हो गया, अजंता हो गया, तो ये सारी कंपनियां क्या करती हैं कि आपको हायर कर सकती हैं दवाइयों को बनाने के लिए, ठीक है। या फिर आप चाहो तो आप एम फार्मा और फिर आप चाहो तो इसमें भी पीएचडी आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, तो ये तो भाई हो गया हमारा पीसीबी स्ट्रीम। तो आई होप कि आपको इतना रोड मैप अब तक का जो मैंने बताया ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप किसके थ्रू कहाँ कहाँ स्विच कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं आर्ट वाले दोस्त पे, यानी जिस दोस्त ने आर्ट लिया था उस पे आते हैं। अगर आप कॉमर्स के हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लो, अगर आप आईटी के बारे में जानना चाहते हो थोड़ा सा और आईटी के बारे में भी थोड़ा सा वेट कर लो, मैं उस पर भी धीरे धीरे आ रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड था तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसे लास्ट में रख रहा हूँ और इन चीज़ों को आगे रख रहा हूँ, ओके। तो इसके अलावा चलो, तो भाई ये तो हो गया हमारा पीसीबी। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें आर्ट्स के स्टूडेंट के, यानी हमारा जो दोस्त आर्ट साइड से था वो कर सकता है बीए, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स वो किस किस सब्जेक्ट से कर सकता है, तो देखो सबसे पहली चीज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स वो लैंग्वेज में कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज से, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, असामी हो, जापानीज़ हो, यानी कि वो किसी भी लैंग्वेज से अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है। और सिर्फ देखो उससे फ़ायदा क्या होगा, या तो वो किसी एक लैंग्वेज में टीचर बन सकता है, चाहे वो उस लैंग्वेज के लिए आगे चल के प्रोफेसर बन जाए किसी कॉलेज में, या फिर वो स्कूल लेवल तक टीचर बन सकता है, या फिर कि वो ट्रांसलेटर बन सकता है किसी भी कंपनी में, या फिर किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में, गवर्नमेंट एजेंसी में वो एक एज ए ट्रांसलेटर काम कर सकता है, ताकि वो अलग अलग भाषाओं को समझता हो और उसे ट्रांसलेट कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा आप लैंग्वेज के साथ साथ आप अगर आप चाहो तो इंटरेस्टेड अगर आप हो तो आप कर सकते हो इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हो गई। और इसके अलावा आप चाहे ज्योग्राफी से अपना बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो ले सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई। और फिर इसके बाद फिर आप चाहो तो आप पॉलिटिकल साइंस से अपनी बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो प्रोग्राम है उसे आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो तो आप आर्कियोलॉजीज़ को भी एज ए सब्जेक्ट आप अपने बीए के कोर्स में चुन सकते हो, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होती है, देखिए आर्कियोलॉजी एक्चुअली जो भी हमारी पुरानी सभ्यताएं रही हैं उसकी जो खोज होती है
वो काम करता है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, वो ये चीज़ पता लगाता है कि वो चीज़ अगर है तो कितनी पुरानी है, ठीक है, क्या सभ्यता उस समय रही होगी, क्या लैंग्वेजेस रही होंगी, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी में आती हैं। तो चलो ठीक है, तो ये हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में और क्या कर सकते हो, आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो BFA। ठीक है, एक आर्ट्स साइड से जो बंदा पढ़ाई की, जिसने पढ़ाई की है, जिसने अपना 12th आर्ट्स साइड से किया हुआ है, वो अगर चाहे तो BFA की ओर भी शिफ्ट कर सकता है। BFA क्या होता है, BFA का मतलब होता है बैचलर इन फैशन आर्ट। जितने भी आप फैशन आर्टिस्ट देखते हो, जो भी आप फैशन डिज़ाइनर देखते हो, वो सभी BFA के थ्रू अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और इसी से फिर आगे अपना करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो आप उसके लिए बैचलर इन फैशन ऑफ आर्ट्स कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात आर्ट्स की। ओके, तो अब हम आएंगे कॉमर्स पे। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स में भी मैंने जितना भी आपको जो सब्जेक्ट्स बताए, इसके अलावा भी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हो और जिसके साथ आप आगे बढ़कर अपने करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। BA में भी सेम चीज़ है कि आप अपना BA प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो उसमें मास्टर्स ले सकते हो, फिर उसी सब्जेक्ट से आप अपनी चाहो तो PhD कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको शायद PhD के बारे में नहीं बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि PhD करने से पहले आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो ही आप PhD के लिए एलिजिबल होते हो। नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना, यानी कि आपका किसी भी उसमें मास्टर्स होना ज़रूरी है, यानी चाहे आप MSc हो, चाहे MSc करो, या फिर आप चाहे MCOM हो, इन सभी करने के बाद ही आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कॉमर्स पे। ठीक है, तो वो कर सकता है BCom यानी कि बैचलर इन कॉमर्स। ओके, तो इसके बाद अगर वो चाहे तो इसकी जगह पे वो BBA कर सकता है। ठीक है, BBA का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एसोसिएशन। ठीक है, अब BCom के बाद आप MCOM की तरफ स्विच कर सकते हो। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन आया होगा, सर आपने इसका सब्जेक्ट नहीं बताया। तो देखो यार, कॉमर्स अपने आप में ही पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो आपका BCom होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट से हर ईयर में आपको मतलब कि उसी वही सब्जेक्ट आपको अलग अलग अपनी जो ब्रांचेज होती हैं उसी हिसाब से चलता है। जैसे कि आपका अकाउंटिंग हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, आपका बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में ही पूरा एक सब्जेक्ट है, तो इसको हमें डिफ़ाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप MCOM के बाद आप अगर चाहो तो चलो अच्छा ठीक है, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो BCom के बाद आप MCOM कर सकते हो। MCOM के बाद अगर आप चाहो तो बैंकिंग के लिए स्विच कर सकते हो। ठीक है, आप बैंकिंग के लिए जा सकते हो। आप अगर चाहो तो आप CA की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, आप CS की प्रिपरेशन कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो ICWA की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी चारों चीज़ें हैं क्या, बारी बारी इस पर भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये समझ में आ गया कि देखो भाई, देखो कॉमर्स का बंदा है तो उसके लिए सीधी एक ही चीज़ होगी कि वो या तो बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, या तो मार्केटिंग सेक्टर में जाएगा, या तो वो CS CH ICWA के लिए सी स्विच करेगा। ठीक है, आप इसके अलावा आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है, इन सब चीज़ों की ओर भी आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप ह्यूमन रिसोर्स की ओर जा सकते हो, HR। अब HR का काम क्या होता है, HR का काम होता है कंपनियों में रिक्रूटमेंट करने का, यानी कि हर कंपनी अपना एक HR रखती है ताकि वो रिक्रूटमेंट करे, और साथ ही साथ जो भी एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम है और उनकी सैलरी से लेके, उनकी लीव से लेके, ये सारी चीज़ों को होल्ड करने का काम एक HR का काम होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई फ़िलहाल तो कि आप BCom से किस किस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा एक
जो 3 प्रोफेशन है हमारे, कौन कौन से, CA, CS, ICWA, इसको हम कैसे स्विच कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है ये और बड़ा ही रेपुटेटेड प्रोफेशन है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा अलग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब सबसे पहले इसका काम समझ लो, ये करता क्या है। हर कंपनी अपना एक लेखा जोखा बनाती है, अपना एक बही खाता बनाती है। बही खाता का मतलब हो गया कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वो कंपनी का मतलब होता है कि पैसों का लेन देन, ट्रांजेक्शन्स का होना, किसी से कुछ चीज़ें खरीदना, किसी को कुछ चीज़ें बेचना या फिर किसी को कोई सर्विस बेचना, तो वो सारी चीज़ें पैसों का पूरा लेन देन होता है। तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, इसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा होता है। और अंत में एक बैलेंस शीट बनती है, और जिस बैलेंस शीट को फाइनलाइज करता है CA। अब वो ये काम करता कैसे है, उस चीज़ के लिए वो कंपनी में ऑडिट करता है। कंपनी में ऑडिट करने का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी ने दिखाए हैं वो प्रॉपर दिखाए हैं या नहीं है, वो पूरा ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली हैं कि नहीं है, अगर वो कहीं से कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसका प्रॉपर एक बिल है या नहीं है, और जिससे इन्होंने बिल लिया है उसमें एंट्री है या नहीं है, कहीं वो बिल फर्जी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें का काम पहले CA का होता है, वो चीज़ों को ऑडिट करता है, इसके बाद तब जाके वो साइन करता है, ठीक है। और उसकी अगर उसने बैलेंस शीट को एक बार साइन कर दिया तो दोबारा कोई भी, अगर एक टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऑफिसर है, वो भी उस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये काम होता है CA का। समझ में आ गई बात। अब CA करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो देखो सबसे पहली चीज़ यह उसके लिए चाहिए होता है, या तो आप BCom के बाद अपना CA कंप्लीट कर लो। तो BCom के बाद अगर आप CA पे जाते हो तो उसका एक अलग होता है, और आप चाहो तो 12 के बाद भी आप CA को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसका भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक चीज़ इसमें समझनी आपको पड़ेगी कि CA के जो स्टेजेस होते हैं वो मेनली 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज आपका जो होता है वो होता है फाउंडेशन का, ठीक है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है फाइनल, ठीक है। जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन कोर्स को आप सबसे पहले या तो आप 12 के बाद स्विच कर लो, ठीक है। आप फाउंडेशन कोर्स करोगे, अगर आपने ये स्टेज पार कर लिया तब आप इंटरमीडिएट कोर्स पे आओगे। इंटरमीडिएट कोर्स अगर आपने पार किया तब आप एक फाइनल में आओगे। जब आप फाइनल में आते हो तो उसके लिए आपको CA के में अंडर एक इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, तब जाके आप फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे और आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बाकायदे आप सर्टिफाइड हो जाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके फाउंडेशन को करने के लिए आपके पास 12 का ही होना है। अगर आप 12 आप कंप्लीट है तो आप फाउंडेशन कर सकते हो। मान लो आप BCom के बाद आपने प्लान किया CA करने का, कि आप BCom कर लो फिर CA करो, तो आपको फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने BCom कर लिया है तब आप किस तरफ जाओगे, तो आप सीधे आप इंटरमीडिएट की ओर स्विच करोगे। यानी आपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दिया, इसके बाद आप सीधे CA फाइनल की ओर जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बात CA की। अब नेक्स्ट आपका जो दूसरा प्रोफेशन है वो है CS क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। CS एक तरह का लीगल एडवाइज़र होता है किसी कंपनी में, यानी कि किसी कंपनी को लीगल एडवाइस देने का काम CS क्या होता है। अब किस तरह की लीगल एडवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, अब वो कोई नया प्रोजेक्ट लगाने वाली है, ठीक है। हमारी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कोई नया प्रोजेक्ट लगा रही है, तो उसके लिए कंपनी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरह से उसे क्या परमिशन कहाँ से लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी है, कौन से पेपर चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें
एक CS एडवाइस करता है किसी कंपनी को। इसके अलावा अगर कंपनी है तो उस कंपनी को चलाने के लिए कौन कौन से लीगल पेपर होने चाहिए, कौन कौन सा एक लीगल स्टेप कंपनी को लेना है, ये सारी चीज़ें एक CS करता है। ठीक है, तो CS के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो देखो CS का भी सेम वही है कि यहाँ पर भी एक होता है फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, ये इसका पहला स्टेज होता है। ठीक है, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये तीनों में अब वो ये 3 स्टेज करने के बाद वो CA एज ए CS सर्टिफाइड होगा, जैसे CA में होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स करने के लिए उसे या तो आप वो 12 क्वालिफाई हो। ठीक है, वो 12 के बाद फाउंडेशन कोर्स कर सकता है। फाउंडेशन के बाद फिर वो एग्जीक्यूटिव पाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल पाएगा। अब अगर उसने BCom किया हुआ है तो BCom के बाद वो डायरेक्टली स्विच कर सकता है किधर, एग्जीक्यूटिव की ओर। वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव कोर्स पे आ जाएगा और एग्जीक्यूटिव पार्ट में फिर वो प्रोफेशनल कोर्स के लिए स्विच कर सकता है। अब एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए या तो उसका BCom कंप्लीट हो या तो उसने फाउंडेशन क्लियर किया हो, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक तरह से कर सकते हो कि आप BCom के बाद डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव की ओर कर सकते हो, जैसे कि आपने CA इंटरमीडिएट के लिए स्विच किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप एज ए CS सर्टिफाइड हो सकते हो, आप CS की ओर स्विच कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, इसके बाद अगर आप चाहो तो आप ICWA भी जा सकते हो। अब ICWA क्या है? ठीक है, इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स। अब ये क्या चीज़ है? देखो होता क्या है, अब ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरे हाथ में ये एक मार्कर है। ठीक है, अब इस मार्कर को जिस कंपनी में भी बनाया होगा उस कंपनी ने इसे बनाने के लिए कॉस्ट लगाई होगी, इस पर एक लागत लगाई होगी, एक कुछ पैसे इस पर लगाए होंगे। कैसे? जैसे कि अब ये मार्कर बनाना है तो इसके पीछे आप सोच के बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ। देखो सबसे पहले तो इसमें मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स इसमें यूज़ हुए हैं उसका खर्च लगा होगा। इसके बाद इसे बनाने के लिए जिसने भी इसे बनाया होगा उसका लेबर चार्ज लगा होगा। फिर जो मशीनरी यूज़ हुई होगी वो मशीनरी का जो भी खर्च है, ठीक है, वो मशीनरी जैसे भी चलती हो उसका भी जो भी खर्च हो वो होगा, प्लस अगर वो इस पर इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई होगी। इसके बाद इस पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्च हुआ होगा वो, तो ये और इस फिर एक और चीज़ होती है, इसको बनाने के लिए जो भी टैक्स लगा होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट बनाने के बाद कितनी उसकी कॉस्ट रखी जाए, कितना उसको किस तरह से करके उसे कितने प्राइस पे बेचा जाए कि उससे कंपनी को प्रॉफिट हो, ये काम एक ICWA का होता है। यानी कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट उस चीज़ को प्रेफर करता है, उस चीज़ को रिकमेंड करता है कि भाई अगर आपने ये चीज़ बनाई है, अगर इसकी इतनी लागत आ रही है तो आप पर यूनिट को इतने में बेचोगे तब आपको जाके कहीं प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये काम होता है ICWA का। अब ICWA का कोर्स करना है आपको, अगर आपको सर्टिफाइड ICWA बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी आपका 3 स्टेजेस होता है एज़ यूजुअल, जैसे मैंने अभी CA और CS में बताया। पहला तो होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, ठीक है, और तीसरा होता है फाइनल। ठीक, ये 3 स्टेजेस होते हैं और इन 3 चीज़ को भी उसी तरह अप्लाई किया है। आप 12 के बाद फाउंडेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन नहीं किया है उसके बाद आप ICWA का प्लान कर रहे हो तो आप BCom के बाद डायरेक्टली इंटरमीडिएट पे स्विच कर सकते हो और फिर फाइनल पे स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई चलो BCom सेक्टर की। BBA के बाद अगर आप चाहो तो आप MBA कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ठीक है, MBA आप मार्केटिंग से भी कर सकते हो, सेल्स से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल से भी कर सकते हो। यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं, आप जो चीज़ आप BCom में देख रहे हो लगभग वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, चलो, तो ये तो चलो हो गई बात कॉमर्स की। अब
एक चीज़ और समझते हैं कि क्या सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, क्या सिर्फ यही इतनी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ हमारे लिए नहीं हो सकता है? तो जवाब है नो। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें पे हम स्विच कर सकते हैं और काफ़ी कुछ है अभी बताने के लिए, लेकिन आज की वीडियो बस इतनी ही, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है और आई होप कि आपको बहुत ही मदद मिली होगी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब इसका जो भी और भी जो ऑप्शंस है वो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो काफ़ी कंफ्यूज हैं इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने थी वो काफ़ी कुछ सोच के तब ये वीडियो मैंने आपके सामने रखी है, अपने बच्चों के सामने रखी है, ताकि उनका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए और काफ़ी चीज़ें उन्हें काफ़ी एक ब्रॉड वे में पता करें। तो फिर चलिए मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद।